नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह और हम पढ़ रहे हैं क्या, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम 6 यूनिट स्टार्ट किए हैं। 6 यूनिट आपका, जिसमें आपका होम विजिट है, बैक टेक्निक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ द अप्रोचेज है। तो ये सारी चीज़ें थी। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लिए थे, जिसमें होम विजिट हो गया था, आपका बैक टेक्निक हो गया था और अप्रोचेज हो गए थे। क्या क्या अप्रोचेज हम अपनाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो हर बहुत बार पूछता है, सीधे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करके दे देता है। आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 नंबर में ये पूछता है क्वेश्चन कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए क्या होता है, किसका, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, यानी कि जो सीएचओ होते हैं उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अगर जो किसी पीएससी पे, किसी सीएससी पे वो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो देखो एग्जाम में 5 नंबर में आया, एज इट इज तुमको कम से कम 10 से 15 तुमको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। ठीक, एकदम सही। तो शुरू करते हैं। क्या है ये हमारा, देखो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें कह रहा है आयुष्मान भारत जब आया था सब सेंटर, यानी कि आयुष्मान भारत योजना जब लाया गया था, योजना जब आया था, इसमें सब सेंटर और पीएससी, ध्यान करो, सब सेंटर और पीएससी जो थे इनको कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। ध्यान देना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। और वहां पे तुम क्या किए थे, वहां पे एक सीएचओ को अपॉइंट किए थे। क्या किए थे, सीएचओ को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को, नर्सिंग ऑफिसर को तुम अपॉइंट किए थे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द आइडियाज ऑफ पीएससी, यानी कि पीएससी लेवल पे ये बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक, तो हम देख लिए कि हाँ ये कौन होते हैं, सीएचओ होते हैं। ठीक, और इनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक सीएचओ अधिकारी का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक, अब देखो विजन ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, क्या उनका विजन क्या रहता है। तो उसमें है तुम्हारा टू इंप्रूव द एसेस ऑफ द हेल्थ केयर people living in the rural and under developed areas. ठीक, to reduce the burden of secondary and tertiary health care center, यानी कि जो हमारा उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जो तुम्हारा सेकेंडरी जिसमें तुम्हारा सीएससी आता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक, और टर्सरी जो हो गया तुम्हारा मेडिकल कॉलेज हो गया, तुम्हारा इंस्टीट्यूट, इन सब पे क्या ज्यादा बर्डन ना जाए, मतलब छोटी बीमारी के लिए लोग वहां पे ना पहुंच जाएं, उसको कम करने के लिए हम ये लाए थे अपना सब सेंटर और पीएससी, जो किसमें कन्वर्ट हो गया था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, जहां कौन था, सीएचओ एक अधिकारी रहता था जो ये चीजें देखता था। इंक्रीज द यूज ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज बाय द पीपल, यानी कि ये प्राइमरी हेल्थ जो सर्विसेज हम दे सकते थे, जो प्राइमरी केयर दे सकते थे, उसको हम इंप्रूव करना चाहते थे, उसको इंक्रीज करना चाहते थे। ये हमारा विजन था, ये हमारा लक्ष्य था। अब देखो, अब की रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तुम्हारा क्या क्या इसमें आते हैं। ठीक, इसमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, देखना एग्जाम में जैसे ये आता है तो तुमको बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन तुमको स्पेसिफिक लिखना है कि एक सीएचओ का क्या काम होता है, बस सिंपल सी इतनी बात है। एक सीएचओ अधिकारी अगर कम्युनिटी सेंटर पे है तो क्या काम कर रहा है, तो देखो पहले असेसमेंट ऑफ हेल्थ प्लानिंग करेगा, दूसरा एंटीनेटल पोस्ट नेटल केयर को प्रोवाइड करेगा कि हाँ एंटीनेटल पोस्ट नेटल विजिट करेगा, सप्लीमेंट दे सकता है, उसमें हेल्थ चेकअप कर सकता है, दूसरा चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज देगा ही देगा। ठीक, फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन एंड द काउंसलिंग। देखो हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें स्पेसिफिक काम क्या होते हैं, किन किन चीजों पे काम करता है एक सीएचओ अधिकारी जो होता है, किन किन चीजों पे काम करता है। देखो अब इसके बाद क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज एंड मैनेजमेंट, लंबे टाइम वाली बीमारी को भी मैनेजमेंट में काम करता है। हेल्थ प्रमोशन देता है, कम्युनिटी ऑफ मोबिलाइजेशन, ठीक, हेल्थ को प्रमोट करता है कि बहुत सारे मेथड है, आपको स्पेसिफिक हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन का माध्यम हो सकता है, इम्यूनाइजेशन कर सकता है, होम विजिट करता है, फॉलो पे भी बुलाता है, रिफरल भी देखता है, रिफरल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि यहाँ से हायर सेंटर की तरफ रिफर करता है। ठीक, हेल्थ रिकॉर्ड एंड द डॉक्यूमेंटेशन करता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड द क्राइसिस इंटरवेंशन, एडवोकेसी एंड एम्पावरमेंट हो गया तुम्हारा, डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग। अब देखो इतने सारे काम है, तो तुमको कम से कम एग्जाम में अगर 2 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में आ रहा है तो उसके हिसाब से तुम 10, 5, 15 उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो, तभी जाके तुमको फुल नंबर मिलेगा। अब देखो असेसमेंट पहला आ गया तुम्हारा, असेसमेंट। असेसमेंट में करता क्या है,
कंडक्ट द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर असेसमेंट ऑफ द फैमिलीज हो गया, आइडेंटिफाई देयर द हेल्थ केयर नीडेड एंड स्ट्रेंथ आर द वल्नरेबिलिटीज, यानी कि जो नीड है उस नीड को वो समझेगा कि क्या नीड है, ठीक, उसके हिसाब से वो प्लान बनाएगा, हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, ठीक। कोलैबोरेट विद द फैमिली एंड डेवलप इंडिविजुअलाइज्ड हेल्थ प्लान अफेक्ट द एड्रेस ऑफ द स्पेसिफिक नीड एंड द गोल, ठीक। तो कोलैबोरेशन में काम करेगा फैमिली के साथ मिलके और हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या है, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल, प्रोवाइड द प्री नेटल एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज द सपोर्ट टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर द फैमिली। उस महिला को भी और उस महिला के परिवार को भी, एक प्रेग्नेंट लेडी अगर है तो उसको भी काउंसलिंग की जरूरत है, क्या क्या उसमें सावधानियां बरत सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम एक सीएचओ के द्वारा, एक नर्सिंग हेल्थ ऑफिसर के द्वारा दी जाती है, ठीक। जिसमें कंडक्ट द पोस्टनेटल विजिट, असेस द हेल्थ न्यू बॉर्न एंड प्रोवाइड द गाइडेंस ऑफ द न्यू बॉर्न केयर ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। देखो अगर जो एंटीनेटल है तो भाई कितने विजिट करना है समझाएगा, एंटीनेटल है उसको डाइट क्या लेनी है, एंटीनेटल है उसको कैसे अपना हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, वो सारी बताएगा। एंटीनेटल विजिट कितनी होनी है, क्या क्या चेकअप होना है, सारी चीजें क्या करेगा सीएचओ अधिकारी बताएगा, ये उसका काम हो गया। दूसरा, बच्चा हो गया, अगर जो मान लो नॉर्मल डिलीवरी हुई, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, सिजेरियन सेक्शन हुआ या फिर जो भी, तो उसमें क्या है उसकी विजिट करनी पड़ेगी कि हाँ कितना तक सही हुआ, घाव उसका जल्दी भर रहा है कि नहीं, टाका के सही है कि नहीं, ये सारी चीजें भी उसमें देखता है। साथ ही साथ जब बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे का भी असेसमेंट करता है, ठीक, बच्चे की इम्यूनाइजेशन से लगाए, बच्चे का केयर, बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भी वो सीएचओ अधिकारी जो सेंटर पे होते हैं वो देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को शुरू करवाते हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं करता उसके बाद। अब देखो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, भैया बच्चा पैदा हो गया है, ठीक, उसके इम्यूनाइजेशन से लगाए, उसकी चीजें मतलब बीमारी से लगाए, सब चीजों को वो देखता है। तो मॉनिटर द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू द रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। उसके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कार्ड बनाई गई रहती है उस कार्ड को देखेगा, उसके हिसाब से कितनी उसकी टीका हुई है, कितना टीका नहीं हुआ है, बच्चा यहाँ पैदा हुआ था, कहाँ हुआ था ना, क्या बच्चा पैदा हुआ था, क्राई किया था, तो ये सारी चीजें भी वो पास्ट हिस्ट्री मिलेगा और उसके हिसाब से इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करेगा। बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हो गया, ये भी सारी चीजें वो ध्यान में रखते हुए उस पर करेगा। आने के इसमें एजुकेट द पेरेंट्स चाइल्ड न्यूट्रिशन हाइजीन एंड सेफ्टी ऑफ प्रैक्टिस, ये सारी चीजें भी हम समझाएंगे बच्चे को लेके। अब देखो फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत जरूरी है, काम भी चलता है इस पे, ठीक। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली प्लानिंग मेथड एंड द हेल्प द फैमिलीज द इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि फैमिली प्लानिंग को लेके बहुत सारे मेथड हैं, ठीक, उन मेथड को हम बताएंगे कि इसके क्या लाभ है, इसके क्या लाभ नहीं है, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, कब कब यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम समझाएंगे। फैमिली प्लानिंग कब आप बच्चा कर सकते हैं, क्या मेथड है उसके रोकने के लिए, ठीक। अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इज इंक्लूडिंग द काउंसलिंग ऑन द सेक्सुअल हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो एसटीडी के बारे में भी हम समझाएंगे, ठीक। एसआईटी सेक्सुअल इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इन्फेक्शन के बारे में भी समझाएंगे कि किससे हो सकता है, लोगों को उस फैमिली में, उस कम्युनिटी में उनका समझाने का भी काम रहेगा, ठीक। अब देखो इम्यूनाइजेशन हमने बता दिया, इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्सीन ऑफ द इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रेन एंड एडल्ट फॉलोइंग द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रहेगा, उसके हिसाब से वो काम करेंगे उस पर। प्रमोट द प्रिवेंटिव एंड मेजर द सच एज द वैक्सीनेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज विद इन द फैमिली, यानी कम्युनिकेबल जो डिजीज रहेंगे उसको रिड्यूस करेगा वैक्सीनेशन के द्वारा। वैक्सीनेशन के हम के लिए प्रिवेंशन जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उस पर हम काम करेंगे सीएचओ अधिकारी। क्रॉनिक डिजीज ऑफ द मैनेजमेंट, जो क्रॉनिक डिजीज है लंबे टाइम से चले आ रहे हैं उस पर भी हम मैनेजमेंट पे काम करेंगे, कैसे कर सकते हैं, उनको एजुकेट करके कर सकते हैं, उनकी हेल्थ जो हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं,
ठीक। असिस्ट द फैमिली इज द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कंडीशन थ्रू द एजुकेशन, पहला आ गया एजुकेशन तुम्हारा, मेडिकेशन करके मेडिकेशन मैनेजमेंट द्वारा, लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन यानी कि लाइफ स्टाइल उनको चेंज करके, बहुत सारी सिंपल चीजें हैं लेकिन तुमको इतना कंटेंट लिखना है। 5 नंबर में आ गया तो एग्जामिनर ऐसे नहीं आंख बंद करके 5 नंबर दे देगा, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट लिखोगे एक बार देख सकते हैं, एक झलक देख सकते हैं इसको। सपोर्ट द फैमिली द अडॉप्टिव हेल्दी बिहेवियर एंड द प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। तो ये हमारे क्रॉनिक डिजीज के बारे में हो गया। अब देखो हेल्थ प्रमोशन एंड द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जिसमें क्या है देखो, ऑर्गेनाइज द हेल्थ एजुकेशन सेशन वर्कशॉप एंड द कम्युनिटी ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द कैंपेन टू द प्रमोट द हेल्थ बिहेवियर एंड द प्रिवेंटिव मेजर। देखो क्या है कि हेल्थ प्रमोशन एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि तुम छोटे छोटे वर्कशॉप करवाते हो, ठीक, छोटे छोटे तुम कैंपिंग करते हो, ठीक है, उसमें लोगों को बुलाया जाता है, उनको एजुकेट करते हैं। तो ये सारी चीजें भी कौन करवा रहा है, ये सारी चीजें भी एक सीएचओ ही करवा रहा है उस सेंटर पे। तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उनको अवेयर करने के लिए, कम्युनिटी पे अवेयर करने के लिए कैंपिंग चलाए और वर्कशॉप करवाए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब देखो आगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू क्राइसिस इंटरवेंशन। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करें, अगर कोई इमरजेंसी आती है उसको भी डील कौन करेगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कर सकता है। क्या क्या होते हैं, प्रोवाइड द इमीडिएट मेडिकल केयर एंड द सपोर्टिव ड्यूरिंग द इमरजेंसी, एक्सीडेंट हो गया, क्राइसिस आ गया, अफेक्टिंग द फैमिली ऑफ मेंबर। अगर किसी फैमिली मेंबर पे या फिर किसी इंडिविजुअल में या फिर किसी कम्युनिटी में या किसी के पॉपुलेशन में अगर जो कोई इमरजेंसी आती है तो उसको भी डील करेगा कौन, सीएचओ। Offer the counseling and the assistance of the family dealing with the traumatic event of the disaster। समझ में आया? काउंसलिंग का भी करेगा, अगर कोई ऐसी डिजास्टर आ गई तो उस फैमिली को, उस फैमिली मेंबर में एडवोकेसी एंड एम्पावरमेंट, यानी कि इसमें एडवोकेसी ऑफ द फैमिली हेल्थ केयर नीडेड विद द कम्युनिटी इज द हेल्थ केयर सिस्टम, द एम्पावर द फैमिली द एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड देयर द हेल्थ केयर डिसीजन एंड टेक द चार्ज ऑन द अर्थ। यानी कि इसमें लोगों को हमने एजुकेट कर दिया, हमने बहुत सारी चीज़ें उनको बता दी, उनके अंदर थोड़ी सी कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे अपने लाइफ स्टाइल को देखना है, ये सारी चीज़ें जब वो सीख गए तो वो खुद भी मतलब खुद भी चीज़ों को कर सकते हैं, कैसे हेल्थ को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इनकरेज करेंगे, फैमिली वाले को, फैमिली मेंबर को। तो ये सब सारी चीज़ें कौन करता है, आपका एक नर्सिंग ऑफिसर। तो ये हमारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए कि क्या क्या हमारे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की। तो अगर आता है 5 नंबर में तो तुमको ये सारे पॉइंट पहले लिखने हैं, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, तुम देख लेना 2 नंबर का है क्वेश्चन या 5 नंबर का है। 5 नंबर का है तो डिटेल में तुम लिखो, 2 नंबर का है तो बस उसको इनलिस्ट कर दो कि ये उनका काम होता है। 3 नंबर में अगर आता है तो थोड़ा सा और एक एक लाइन 2-2 लाइन भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये हमारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का होता है। अब देखो, अब हमारे सिलेबस में ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये यूनिट कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। सिलेबस में ये भी दिया है, रिव्यू करो प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ द काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग का तुमको प्रिंसिपल और इसकी टेक्निक को दोनों को थोड़ा सा रिव्यू करना है, थोड़ा सा पढ़ाना है। इसको सिलेबस में दिया है और ये कई बार कई जगह आ चुका है, ठीक। हाँ, मतलब 2-3 यूनिट में और भी दिया है, प्रिंसिपल क्या होता है, काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है, काउंसलिंग के टेक्निक क्या होते हैं और काउंसलिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो इसको हम रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टेक्निक होते हैं, क्योंकि ये आता है तो तुम कम से कम उसको इनलिस्ट करना तो जानो कि क्या क्या इसमें टेक्निक हम अपना सकते हैं। तो शुरू करते हैं, इसी का पार्ट है। देखो, प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, जिसमें तुम्हारा पहला है, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। पहला प्रिंसिपल है एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि जब भी आप किसी भी कम्युनिटी में जा रहे हैं, ठीक, और बात कर रहे हैं, आप बातचीत का माध्यम आप ले रहे हैं, कम्युनिकेशन आप जो भी चीज़ें अपना रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो जो चीज़ें बता रहे हैं उनकी चीज़ों को मतलब ऐसे फील अपनी उनको ये बताइए, ये ट्रस्ट डेवलप करिए कि हाँ ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो सही है, अपनी पूरी जानकारी दीजिए, मतलब उनको लगे कि हाँ ये बंदा है, ये जो हेल्थ वर्कर हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं तो अच्छी तरीके से अपनी प्रॉब्लम कह सकता है, ठीक। तो एम्पैथी और रिस्पेक्ट की बात यही आई कि अपने उनका ये एम्पैथी का तो यही होता है ना कि उनको अपने जो उनकी प्रॉब्लम है उसको मतलब अपने जैसे फील करिए, उनको अपनी जगह इसे रख के
देखिए कि हाँ वो जैसा फील कर रहे हैं वो चीजें आपके अंदर भी आ रही है। तो एम्पैथी का मतलब यही होता है, रिस्पेक्ट करिए उनकी बातों को, उनको जज मत करिए किसी भी चीजों से लेके, तो ये सारी चीजें उसमें आती है। देखो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, जो भी आप बातें कर रहे हैं, जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने आपके क्लाइंट, आपके पेशेंट से रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, अब उसके वेशभूषे पे, उसके बात करने के तरीके पे, वो कैसी हालत में आ रहा है, क्या कैसा है, वो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका जवाब वो नहीं सही दे पा रहा है, तो उन सब चीजों पे उनको जज मत करिए। ठीक, ये हो गया आपका नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ये आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी, उनको ट्रस्ट दिलाइए कि जो आप चीजें बता रहे हैं वो हमारे तक रहेगी, हम इस डाटा को प्रिजर्व करके रखेंगे कि हाँ चलो ठीक है ये इनका है, कोई शेयर करने की जरूरत नहीं। ये जब आप ट्रस्ट डेवलप कर देंगे, पहला ही स्टेज आप सही कर लेंगे, एम्पैथी अगर दिखा दे रहे हैं तो ये आपका चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक, तो कॉन्फिडेंशियलिटी दिखाइए उन पे चीजों पे। एक्टिव लिसनिंग, जो बातें वो कर रहे हैं ये नहीं कि वो कुछ बोल रहे हैं, 2-3 शब्द सुने उसके बाद इग्नोर कर रहे हैं, इधर उधर देख, नहीं, ध्यान से सुनिए, उनकी बातों को समझिए। ठीक, तो एक्टिव लिसनिंग हो गया, ध्यान देना, ऐसे ही तुमको लिखना है। अनकंडीशनल एंड पॉजिटिव रिगार्डिंग, मतलब कोई भी चीजें बता रहे तो कोई मतलब कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि हाँ आप ऐसे बताएंगे तभी हम नोट करेंगे, आप ऐसे कहेंगे तभी हम आपका हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि जब कुछ चीजें वो बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो उनको इंकरेज करिए कि हाँ भैया सही है, हाँ और बताइए क्या हुआ था, फिर आपको दिक्कत कहाँ हो गई, लीजिए पानी पी लीजिए, मतलब उनको एक पॉजिटिव रिगार्ड के रूप में दीजिए। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। एम्पावरमेंट, यानी कि जब उनको क्या होता है कि जब किसी चीज़ को आप एजुकेट कर दे रहे हैं और बता दे रहे हैं और वो उसके बारे में नॉलेज हो जा रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खुद भी कर सकते हैं। उनको ऐसा मोटिवेट करिए कि वो खुद वो काम करें, 10 लोग को और समझा सकते हैं। कि किसी कम्युनिटी में गए और वहाँ पे मलेरिया के लिए आप किसी को एजुकेट किए, किसी को ट्रेन कर दिए, अब उनसे कहिए कि आप दूसरों को भी कर सकते हैं, दूसरों को भी आप ये एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, कोलैबोरेशन, ठीक, यानी कि ये साथ में मिलके, जरूरी नहीं है कि हेल्थ वर्कर है तो हेल्थ वर्कर आपका हेल्थ वर्कर ये वहाँ के गांव के मुखिया हो गए, ठीक, गांव के कुछ ऐसे लोग हो गए जो लीडर होते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। आपके सब सेंटर पे जो हायर आपके अथॉरिटी रहते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एमओ होते हैं, उनकी भी मदद ले सकते हैं। ठीक, वहाँ के जो स्कूल के टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, उनकी बातें लोग बहुत सुनते हैं तुमका। तो पूरा एक मतलब पूरी तरीके से जो हेल्थ वर्कर में जो नॉन हेल्थ वर्कर होते उनको भी साथ लेके हम काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा काउंसलिंग के ये प्रिंसिपल है कि कैसे हम चीजें, ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, उस परिवार के जो लोग हैं उनको भी लेके हम उनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया क्या हुआ था, क्या दिक्कत आई थी, हम ये करने जा रहे थे। ये सारी एथिकल बाउंड्रीज को ध्यान में रखेंगे। उनके कल्चरल सेंसिटिविटी, उनके कल्चरल सेंसिटिविटी पे ध्यान देंगे। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, कोई भी बातें आप करना चाह रहे हैं, उसमें क्या हुआ उनका कल्चरल को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। उनके कल्चरल पे कोई हर्ट नहीं, उनके रिलीजियस पे, उनके वैल्यू जो नॉर्म्स हैं उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। गोल ओरिएंटेड हो, जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक, वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक, जो भी आप बातें कर रहे हैं, जो उनको समझाना चाह रहे हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको प्रेग्नेंट लेडी को आप एजुकेट कर रहे हैं पूरा एंटीनेटल के लिए कि हाँ कैसे आप रहेंगी, 7वें महीने में क्या करना है, 8वें महीने में बच्चा है, ऐसे तो सारी चीजें आपको बताना है। तो स्पेसिफिक रहिए कि आपका उसी पे फोकस रहे। ज्यादा चीजें बताने पे वो आपका जो आउटकम आप पाना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। ठीक, उसका फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन रखिए। ठीक, जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो बाद में उनसे फीडबैक लीजिए कि अच्छा जा रहा है कि नहीं, जो भी चीजें पूछ रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। वैलिडेशन, यानी कि जो बातें आप पूछ रहे हैं, जो बातें वो बता रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, मतलब कि एकदम क्लियर है, चीजें सही है, करेक्ट है और करंट की चीजें हैं, तो ये वैलिडेशन क्या हो गया। सेल्फ केयर एंड काउंसलर, सेल्फ केयर फॉर द काउंसलर हो सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग, हाँ कंटिन्यूअस लर्निंग की बात करते हैं हम उसमें। तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आ गई, प्रिंसिपल में। एक बार और हम इसको ध्यान देते हैं क्या क्या हमारे प्रिंसिपल हैं। ठीक, तो पहला अगर तुमको प्रिंसिपल लिखना हो तो लिखना तुम एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। दूसरा क्या लिखोगे, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। तीसरा तुम क्या लिखोगे,
नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, उसके बाद से कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, अनकंडीशनल एंड पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, ध्यान देना। ठीक, उसके बाद से ये लिखते चलो, इंपॉर्मेंट हो गया तुम्हारा, कोलैबोरेशन हो जाएगा आप लोग का, उसके बाद से एथिकल बाउंड्री हो जाएगी, कल्चरल सेंसिटिविटी हो जाएगी, एंड द गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। उसके बाद फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वैलिडेशन हो गया, सेल्फ केयर एंड काउंसलर होना चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये तुम्हारे प्रिंसिपल हो गए किसके, काउंसलिंग के। अब देखते हैं हम टेक्निक, काउंसलिंग करने की क्या टेक्निक है, कैसे हम करेंगे। तुम ये देखो, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये होम विजिट के दौरान आप जाते हैं तो एक कम्युनिकेशन अपना बिल्डअप करते हैं ट्रस्ट, तो आप क्या माध्यम रहेगा, कैसे आप चीज़ों को करेंगे, कैसे एक घर वाले के एक इंडिविजुअल पर्सन का ट्रस्ट आप जीतेंगे, और क्या क्या मेथड रहेगा जैसे उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब टेक्निक में, काउंसलिंग टेक्निक में क्या पहले क्या आपका मतलब कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। बहुत सारे पॉइंट हैं, हम एक एक को डिस्कस करेंगे इसमें। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए आपके अंदर, रिफ्लेक्टिंग एंड लिसनिंग होनी चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए। ये तुम्हारे टेक्निक है, ठीक, काउंसलिंग करने का। तो एक्टिव लिसनिंग की अगर हम बात करें तो ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुननी रहती है, जो भी वो बता रहे हैं उस चीज़ों को सुनना रहता है। रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग, जो जब ये चीज़ें बता रहे हैं उसको हम सुन रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स भी देना होता है। हाँ अच्छा, वो बोले कि हाँ हम कल से खाना नहीं खाए थे क्योंकि हमारा तबीयत मतलब बहुत भारीपन लग रहा था, गैस बन रहा था, तो अब क्या, अच्छा तो ये रिस्पॉन्स भी जाना चाहिए, तब उनको लगेगा कि हाँ सर ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक, तो ये रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए। एम्पैथिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, उनको लगे कि जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जितनी गंभीरता से चीज़ों बता रहे हैं कि वहाँ दर्द बहुत ज़्यादा था, ठीक, तो दर्द बहुत ज़्यादा था, आप वैसे फील करके बोल रहे हैं, तो जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं वो उसी वे में होना चाहिए। उनको भी लगे कि हाँ सर हमारी फीलिंग को, हमारे दर्द को समझ रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक, तो एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होना चाहिए। समराइजिंग, यानी कि जब चीज़ें ये बता रहे हैं तो एक बार आपको समराइज करनी है। समराइज करने के, अच्छा ठीक है, आपने सुबह आप उठे, खाना खाए, उसके बाद से आपकी तबीयत थोड़ा सा लगा कि भारीपन महसूस हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो जब ये सारी चीज़ें बता दी तो लास्ट में आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को एक लिस्ट की तरह उनको बताना है, ताकि उनको भी क्लियर हो जाए कि अच्छा हाँ हम यही चीज़ें बता रहे थे, तो सर को समझ में आ रहा है। तो समराइजिंग करनी है। ठीक, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक, अब देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब तुम सारी चीज़ें बता दिए हेल्थ वर्क काउंसलर को। ठीक, अब उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात जब आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इनकी सारी चीज़ों को हम निकाले कि हाँ ये चीज़ें बताए, उसमें से हम प्रॉब्लम निकाले कि एक्चुअल में क्या है। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हाँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या इन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या इन्हें थेरेपी की ज़रूरत है, क्या इनको मेडिसिन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हम बढ़ते हैं। आर्ट एंड एक्सप्रेसिव थेरेपीज, कुछ चीज़ें अगर उनको नहीं समझ में आती हैं तो हम कुछ मेथड यूज करेंगे जिसमें आर्ट एंड एक्सप्रेसिव थेरेपीज हो सकती हैं। रियलिटी टेस्टिंग करते हैं, हम रियलिटी टेस्टिंग करते हैं। ठीक, रियलिटी टेस्टिंग में कुछ बातें रहती हैं, उसके हिसाब से उसको ऐड करते हैं पुरानी चीज़ों पे, नई चीज़ों पे, और रियलिटी वाली चीज़ें उनको बताते हैं नहीं देखिए एक्चुअल में ये ऐसे होता है। ठीक, उसके बाद से आपको, तो वो विश्वास करते हैं। ठीक, साइको एजुकेशन, यानी कि साइको एजुकेशन कुछ बताएंगे कि देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको खाने से हुआ है, हो सकता है कि आप रात भर सोच रहे हैं तो या ऐसी चीज़ें आ गई हों आपके मन में। तो ये सारी चीज़ें भी हम काउंसलिंग के दौरान ये सारे टेक्निक हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारे टेक्निक थे काउंसलिंग के। ठीक, अब इसमें एक्टिव लिसनिंग की बात हम बात कर चुके हैं, समराइज कर चुके, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हम बात कर चुके। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, साइकोटॉमी। तो ये हमारे मोटी मोटा टेक्निक होते हैं जिसको हमें बस रिव्यू करना था कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो हमने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली। ठीक, हमने प्रिंसिपल देख लिया कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं इसके। ठीक, उसके बाद एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिव्यू ऑफ द, हमें रिव्यू बस इसका करना था।
तो ये हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। जो हमारा इस यूनिट नंबर आपका 6 था, ये जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक था, आपका काउंसलिंग ऑफ टेक्निक था। तो ये चीज़ें खत्म, ये हमारा यूनिट पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट यूनिट हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आने वाले थे क्वेश्चन, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।